गफ्फार कादरी, जावेद कुरैशी, इनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि स्टेज पर कहा था कि आप जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस में सांस रहेंगी, तभी अब हम लोगों की बातचीत बंद होगी। यानी कि जब मैं मर जाऊंगा उस वक्त समझना कि आज हमारा दोस्ताना एक जगह कब आएंगे। ये दो जो एक दूरियां है, ये खत्म कब होंगी दूरियां? साहब आपकी नियतें जब साफ होंगी ना तो जरूर हो सकता है मुलाकातें होंगी। हाँ, नियतें अगर वंचित बहुजन आघाड़ी अगर आपके साथ होती तो मुझे लगता है जीत से अल्लाह के अलावा आपको कोई नहीं रोक सकता था। ये आप मानते हैं कि इलेक्शन जो आप हारे 2000 मेरे ख्याल से 19 में और 24 में हारे 2 मरतबा, आपको क्या लगा, क्या कमजोरी रही? आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने कहा था कि हम ऐसे नेताओं से मिलेंगे जो आजी माजी हो और जिनका अपना वर्चस्व हो। आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ जुड़ी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। AIMIM की तरफ से 2 मरतबा विधानसभा का टिकट इनको मिला। जीत के अनकरीब पहुंचे लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जीत और हार अल्लाह के हाथे, हारने वाले को ही सिकंदर कहा जाता है। और उसके बाद फिर मैदान में रहना, उनकी जद्दोजहद लगती रही, जनता के बीच में रहे। इसका ये परिणाम हुआ कि पिछले साल इनको भर भर के वोट मिले, लगभग जीत के करीब ये पहुंचे। लेकिन उसके अलावा इमाम ने इनको टिकट दिया, ये नगर सेवक भी रहे, गढ़ नेता रहे इमाम के, और बड़े सूझबूझ वाले नेताओं में नासिर सिद्दीकी का नाम आता है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, पुराने सियासतदान है, और भी मसलों पर इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़कर इनसे बात करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में। आपकी शुरुआत पहले थोड़ी सी बता दीजिए और कितना आपके वार्ड में आपने काम किया ये बताइए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, शुरुआत मेरी तो मतलब एक संगठन से हुई थी जो माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जानी जाती थी, और उसका मकसद मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाना था। तो वो मूवमेंट हम लोगों ने जो है तो सिराज देशमुख साहब जो माजी आमदार थे, वो हमारे मतलब यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बल्कि, तो उनके साथ में हमने ये मूवमेंट काफी सालों तक चलाई। उसके लिए अलग अलग धरने, प्रदर्शन, मोर्चे, और जो तो हमारा डेलीगेशन जो है तो जस्टिस सच्चर साहब से और कई ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिला कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये मूवमेंट से जो है तो मेरी शुरुआत हुई थी। पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा था मैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर जो है तो हिस्सा लिया करता था, और कोई ना कोई तरीके से पॉलिटिकल जो अगर बंदा अच्छा लगा तो उसको मदद पहुंचाने के लिए जो है तो प्लेटफॉर्म से काम करते थे। लेकिन जिस वक्त हमने जहां पर मुसलमानों के फेवर में किसी आवाज को सुना तो वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब के जब क्लिप्स हम सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे दिल की बात करने वाला कोई लीडर पैदा हुआ है तो ये दोनों भाई है। इसलिए हम उनसे जो है तो इम्प्रेस हुए और मजलिस की तरफ हमने हाथ बढ़ाया, और मजलिस के अंदर हमने जो है तो शमूलियत तो 2014 में फिर आपने इलेक्शन लड़ा और यहाँ से जीते? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 के अंदर जब इलेक्शन आए तो जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो एकदम नई पार्टी थी, उससे पहले मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। पहला इलेक्शन था जिंदगी का मेरा, उससे पहले मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। और ये जहां तक ये वार्ड है, मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर मेरा जो है तो पूरी जिंदगी यही जा रही है। काफी सारा मतलब रिश्तेदारी के साथ साथ दोस्ताना, और जितना मोहल्ला है हमारा या वार्ड है, ये हम लोग अलग अलग नहीं बल्कि खानदान की तरह रहते हैं। इसीलिए इससे पहले भी जो उम्मीदवार होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोलने के ऊपर, हमारे कहने के ऊपर जो है तो यहाँ की आवाम जो है तो मदद करके उन लोगों को चुना कर लाती थी, और उनका भी काम चलते रहता था। अच्छा, तो विधानसभा के इलेक्शन जो आप हारे 2000 मेरे ख्याल से 19 में और 24 में हारे 2 मरतबा, आपको क्या लगा, क्या कमजोरी रही? आखिर क्यों ऐसा हो गया कि एक मरतबा हारे, दूसरे मरतबा भी कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचा? कमजोरी क्या लगी आपको? देखिए, कम पड़ गया। 2019 का इलेक्शन मैं लड़ा तो सबसे पहले तो मैं मेरे कायदीन का अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब और इम्तियाज अली साहब, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि एक नगर सेवक जो पहला इलेक्शन लड़ा, कॉरपोरेटर बना, उसके बाद आपने जो है तो जो 5 साल मैंने लगातार गट नेता बोल के महानगर पालिका में खिदमत को अंजाम दिया, सारे कारपोरेटर्स हमारे मिलजुल कर हमने काम किए शहर के अंदर, तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये ऐसा लगा कि भाई ये उम्मीदवार के तौर पे फिट बैठता है। जबकि शहर के बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े नाम है जिसके अंदर जो 35 से 37 लोग थे जो टिकट की रेस में थे, लेकिन मेरे कायदीन ने मुझ पर भरोसा जताया। मुझे जो है तो पहली मर्तबा एमएलए जैसा बड़ा इलेक्शन लड़ने का मौका मिला साहब। तो फिर उसके बाद मैं आवाम का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं पहला इलेक्शन लड़ने के बाद मुझे लगभग 70,000 के करीब लोगों ने वोट दिया।
लेकिन चूंकि हमारे पास होता ऐसा है कि जहां पर जीत हमारी पक्की होने जाती है तो कहीं ना कहीं बीच में किसी ना किसी को किसी तरीके से उचका के बोलो, लालच देकर बोलो, खड़ा किया जाता है, ताकि हमारे जो वोट बड़ी मेहनतों से जो है तो डाले गए थे पिछले 5-10 सालों से, जब से इम्तियाज साहब चुनकर आए, यहाँ पे वोटों का परसेंटेज बढ़ाया गया, वरना इससे पहले मुस्लिम लीडरशिप कभी ऐसा नहीं करती थी। लेकिन इन पिछले 10 सालों में आज हम फाइट के अंदर आ गए, तो कहीं ना कहीं पिछले 2019 में भी एक साहब खड़े थे, उन्होंने माहौल को खराब किया, लिहाजा हमारी सीट वहां रह गई 2024 के अंदर। लेकिन 2019 का इलेक्शन हारने के बाद मैंने इलेक्शन हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 लोगों ने वोट दिया था, तो मैं फिर अपने काम को जारी और सारी रखा मैंने, और लगातार 5 साल जो है तो अवाम के बीच में रहा। क्योंकि देखिए 70,000 वोट देने वाली अवाम से अगर हम दूर हो गए तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। बरोबर। मैं अवाम के बीच में रहा, अवाम के लिए हर वक्त अवेलेबल रहा, जितनी अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी थी या ताकत दी थी उतना काम किया। कुछ काम के लिए कोशिश किया, नहीं हुए, वो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन हर वक्त मेरा यही रहता था कि अवाम ने मुझे कहां से कहां लेकर गई तो मैं अवाम के लिए कुछ करूं। उसी के 24 को टिकट मिला, 24 का टिकट। फिर उसके बाद में जैसे 2024 आया और जब पार्टी ने सारा माहौल देखा, तो माहौल देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि फिर से सूटेबल कोई कैंडिडेट हो सकता है तो नासिर सिद्दीकी हो सकता है। फिर मेरे कायदीन ने मुझ पर जो है तो भरोसा जताया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद अवाम ने फिर उसके बाद साहब पिछले वक्त से ज्यादा 10,000 वोट ज्यादा ये बारी से 80,000 के लगभग वोट मिले। लेकिन इस वक्त जीत हमारी लगभग तय थी, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स जो है तो चाहे आईबी की हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे नेशनल मीडिया की हो, सारी मीडिया ने जो बताया था कि ये आपकी सीट अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुकी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन जो आज सरकार चुनकर आई है, तो ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि ये ईवीएम द्वारा आई हुई सरकार है, ईवीएम के जरिए चुनी गई सरकार है। तो कहीं ना कहीं एक घोटाला वो है। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा कि हमारे अंदर जो चोर पंचर होते हैं, जो दलालियों का काम आज से नहीं, उनकी जिंदगी दलालियों में जा रही है। वो किसी ना किसी बहाने उलझा के कि मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हकीकत से बहुत दूर होते हैं ऐसे लोग कि मेरे जेब में इतने हैं, मेरे इधर के लेफ्ट में इतने, राइट में इतने हैं, और मेरे को इतने से वोट मिले तो मैं जीत के आ जाऊंगा। एक अलग ही दुनिया उनकी रहती है। सिर्फ वो सियासी सफर लंबा रहता है उनका, लेकिन तजुर्बा और उसमें एकदम ना अहल, और मैं समझता हूँ कि एकदम पैदल जिनको बोलते हैं, तो पैदल किस्म के लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप को धक्का देने के लिए यही दलाल काम करते हैं। नासिर भाई, एक चीज अगर मैं ये सोचता हूँ, अगर वंचित बहुजन अघाड़ी अगर आपके साथ होती तो मुझे लगता है जीत से अल्लाह के अलावा आपको कोई नहीं रोक सकता था। ये आप मानते कि नहीं इस चीज? देखिए साहब, वंचित अघाड़ी का आप जो बोल रहे हैं, वंचित अघाड़ी का हमारे साथ अलायंस हुआ था, सक्सेस हुआ। उसके बाद में मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसकी वजह से युति टूटी, वो तो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, हो गया। वंचित अघाड़ी उसके बाद में आपने देखा होगा कि लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर इतने बड़े स्टेज के ऊपर इंडिया अलायंस के साथ गई थी। वहां पर भी जाने के बाद में वही बातें, 10 दे रहे तो 20 दो, 20 दे रहे तो 30 दो, 30 दे रहे तो 40 दो। तो अब आप लगाइए अंदाजा कि इनको अलायंस करना होता है या नहीं होता है, ये जहनी तौर पे तैयार है या नहीं तैयार है, या फिर यहां से एक सीट हराना, पश्चिम पूर्व से एक सीट हराना, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में और हराना, और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाना। देखने में तो यही आया। वरना आप जवाब दीजिए कि आप इंडिया अलायंस के अंदर क्यों नहीं गए? आप अगर इंडिया अलायंस में जाते, आपने जबकि उनके स्टेज के ऊपर से भाषण किए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आप प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं करते। इस बार कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, वंचित जब जाएंगे जब मानेंगे हम लोग, क्योंकि इससे पहले भी गए थे, लेकिन वापस कब आ जाते ये उनको और उनके खुदा को मालूम है। नासिर, इससे हटके एक सवाल मेरे जहन में आया है। आपको देख, जब मैं आपके पास आता हूं ना, एक सवाल मन में आता है, आपको पता है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मैं क्या पूछने वाला हूं। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। आपके दोस्त आपके साथ कब देखने मिलेंगे? और आपके दोस्त कौन है? आप अब मेरे को नाम लेने मत लगाइए। चर्चा ये भी है कि इलेक्शन की टिकट उन्होंने आपको दिलाया था और उनकी वजह से आप यहां से इलेक्शन जीते हैं, लेकिन बाद में आपकी तरफ से ये हुआ कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है, क्यों जा रहे हो छोड़ के, जानते नहीं, ऐसा हाल हो गया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वार्ड जिसकी बात कर रहे हैं आप लोग, वो पहले इलेक्शन नहीं लड़े थे, उससे पहले 2 इलेक्शन लड़के हार चुके थे यहाँ से। ओके। ये वार्ड में यहाँ पैदा हुआ हूँ,
ये वार्ड मैं बता रहा हूँ आपको, ये वार्ड नहीं है मेरे लिए, मेरा खानदान है ये पूरा। यहाँ पे जितने लोग बसते हैं तो हमें खानदान की तरह रहते हैं, और वो हमारी मेहनत है, अल्लाह को मालूम और हमको मालूम है कि हमने किसको जिताने के लिए क्या मेहनतें की। अगर कोई गलत फहमी में जी रहा होगा तो उनको मुबारक। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वे उनको मुबारक कि उन्होंने किसी को जीत कर ला सकते हैं और खुद नहीं आ सकते हैं, ये बातें उनके लिए मुबारक। नहीं, लेकिन मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। एक जगह कब आएंगे ये दो, जो एक दूरियां हैं, ये खत्म कब होंगी दूरियां? साहब आपकी नियतें जब साफ होंगी ना तो जरूर हो सकता है मुलाकातें होंगी। हाँ। नियतें साफ करना पड़ेगा। इलेक्शन अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन एक दोस्त मिलेगा, अरे भाई चले नासिर भाई का दोस्त है, गले मिले बैठे, कब होगा ये? कब फोटोज देखने मिलेंगे सोशल मीडिया पे, दो दोस्त एक साथ मिल गए? ये माफ मैं नहीं करूंगा, ये तो औरंगाबाद की आवाम ने माफ करना चाहिए। कई लोगों ने जो है तो आंसुओं से रोए, कई लोगों ने जो है तो जानामाजों पे बैठकर क्या बोला उनको मालूम है। आपने मुस्लिम लीडरशिप को यहाँ से गारत करने का काम किया है। आप ये बोल नहीं सकते कि आपने मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप किया। नासिर भाई, आपने यहाँ से लड़ने का उनका भी तो हक है, वो भी तो लड़ना है भाई। वो भी तो ये चाहते थे कि भाई मैं अगर चुन के हूँ तो कौम मिल्लत पे कुछ काम करूंगा, या दलित मुस्लिम को एकता हो जाएंगे, या यहाँ पे एक बड़ा माहौल तैयार करने के लिए वो भी तो मैदान में उतरे थे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन लड़ने का हक सिर्फ आपको है या किसी और को है, ऐसा नहीं। इलेक्शन लड़ने का हक पूरे औरंगाबाद की आवाम को है ना साहब। मैं भी फॉर्म भरूंगा कल को, तो आप मुझे भी बोलेंगे कि आपने फॉर्म का नुकसान कर दिया। मैं फिर हमेशा बोलता हूं दीन का काम तो आप सियासी सोच के साथ में लड़ेंगे, आपके पास कोई कैलकुलेशन रहेंगे तो लड़ेंगे, कि खाली आप किसी को गिराने के लिए। तो उनका भाई आप जीतने के लिए, अगर आप जीतने के लिए खड़े रहते थे तो मैं मानता था वो बात को। आप किसी को हराने के लिए खड़े हैं ना तो आपको हम सिरे से खारिज करते हैं। आप हराने के लिए खड़े थे, जीतने के लिए नहीं खड़े थे। ये सबसे पहले आप क्लियर कर लिए अल्ताफ साहब। ये कुछ लोग जो है ना ये ठेका क्या का लेते हैं किसी को गिराने का, जीत के आने का इनका मकसद नहीं होता है। जिस दिन जीत के आने का मकसद रहेगा ना तो उस दिन हो सकता है कि वो कैलकुलेशन देखकर फॉर्म भी नहीं भरेंगे वो लोग, क्योंकि आपको सिनेरियो, आपको पूरा माहौल, यहाँ की लोगों की मंशा, यहाँ की लोग आवाम की चाहत, सारी चीजें आपके सामने होने के बाद आप आवाम से टक्कर ले रहे, आवाम से खेल रहे हैं आप लोग। आवाम किधर जा रही, आप किधर जा रहे, तो इसका आपको सियासी शऊर क्या है? क्या कमाया आपने इतने दिन सियासत के अंदर? डॉक्टर गफ्फार कादरी, जावेद कुरैशी, इनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि स्टेज पर कहा था कि आप जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस में सांस रहेंगी, तभी अब हम लोगों की बातचीत बंद होगी। यानी कि जब मैं मर जाऊंगा उस वक्त समझना कि आज हमारा दोस्ताना खत्म हो गया। लेकिन जावेद कुरैशी, गफ्फार कादरी के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी, देखिए असद साहब ने जिस दिन ये बात मेरे लिए भी अगर बोलेंगे और अगर मैं पार्टी की लाइन से हट के काम करूंगा तो दोनों एक दूसरे के लिए जब भी मर जाएंगे। अगर आप पार्टी प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करते, आप पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलते, दोस्ताने की बात कर रहा हूं, आप बोलेंगे कि ये पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, तो वो नहीं चलने वाला साहब। ये पार्टी चलेंगी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मर्जी से। आज इम्तियाज जलील साहब भी उनकी मर्जी से ही चलाते हैं पार्टी को, और दिन और रात मेहनत करते हैं, बोल के आज अल्लाह ने कौन से मकाम पे रखा है। और जो लोग पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ नहीं चले, पार्टी की सोच के साथ नहीं चले, जिन्होंने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की कोशिश करे, वो कहाँ है आप देख लीजिए। नहीं, लेकिन क्या होता है, मेरा सवाल आप समझ रहे नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मेरे दोस्त है, जब मैं मरूंगा उस वक्त ही हमारी बातचीत बंद होगी। फिर पार्टी से हटके दोस्ताना था या पार्टी के लिए दोस्ताना था असदुद्दीन ओवैसी साहब? देखिए पार्टी में थे तो भी दोस्ताना था। हाँ। पार्टी से जाने के बाद में भी पुरसा देने असद साहब गए थे, लेकिन जावेद साहब ने उन्होंने मैसेज करने के बाद में उनका रिप्लाई नहीं आता है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। नहीं, तो आप पार्टी की बात, जब एक हद तक इंसान ये चाहता है कि पार्टी के साथ जुड़े रहो, पार्टी की ये लाइन है, इसके चलो, जिस वक्त आप पार्टी की लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपको कोई नहीं गिनने वाला साहब। आप पार्टी एक लाइन पे चलती है, अगर आप पार्टी की लाइन के बाहर जा रहे हैं तो फिर आप आपकी लाइन पर ही चलिए। आप काहे को पार्टी की लाइन के ऊपर आ रहे फिर आप? अब ये शहर में जिस तरीके का माहौल है, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं, माहौल कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है, ये कब खत्म होगा नासिर सिद्दीकी साहब? कब ये होगा कि भाई आप सियासी आपकी लड़ाई लड़िए, आप आपका इलेक्शन लड़िए, आप आपका इलेक्शन लड़िए, जो जीतेगा उसको जीत मुबारक, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। ये कब होगा आखिर? ये नहीं, तो हमने तो देखिए, आप देखिए, मैंने इतने 2 इलेक्शन हारने के बाद किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं रखा मैंने। लेकिन जहां बात समझ में आई, भाई मैं नहीं जीत रहा था यहाँ पे, और अगर मैं जीतता था ना तो नासिर सिद्दीकी नहीं जीत रहा था, औरंगाबाद की आवाम जीतने वाली थी। और आज हारी है किसी की वजह से, किसी की 2 पैसे की दलाली की वजह से, तो औरंगाबाद की आवाम हारी है साहब। तकलीफ मेरे को उस बात की है, मेरे खुद के हारने का नहीं है, मेरी औरंगाबाद की आवाम हारी है साहब। और असद साहब ने और अकबर साहब ने
इम्तियाज साहब ने खून और पसीना एक किया है रोडों के ऊपर आवाम के बीच में, एक एक के हाथ जोड़ जोड़ के उन्होंने अपील किया और लोगों ने उनके हाथ को थामा असद साहब के कि हम आपके साथ है बोल के। तो ये होता है लीडरशिप को आगे बढ़ाने का। और आप आगे करेंगे मुस्लिम लीडरशिप। ऐसा होता, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा दोस्त, आपके दोस्त अपोजिट में खड़े थे, अब मैं बोल ही देता हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा दोस्त जीत रहा है तो आप क्या करते? पार्टी आप पूरे मिलकर सपोर्ट कर देते हो? अरे भाई पूरी आवाम ही कर देती थी ना। अगर ऐसा लगता था कि वो उम्मीदवार अगर जीत रहा है तो आवाम उनके साथ चले जाती। और मेरे को भी समझ में आता था कि भाई मैं जहां जा रहा था, आप देख लीजिए जहां पे हर जगह हम, हर गली कूचा मोहल्ला सारी जगह जाते हैं हम लोग, तो वहां पे लोगों के फेस रीडिंग आती है कि नहीं आती है? फेस रीडिंग सेकंड में समझ में आता है। फेस रीडिंग पे समझ में आता है ना कि आप कौन से आपको लोग वेलकम कर रहे हैं या हाँ ठीक है यूं कर रहे हैं। तो उतना तो आपके अंदर शऊर दिया होगा ना अल्लाह ताला ने। अगर मेरे को अगर ऐसा लगता था कि भाई मैं कहीं नहीं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्यों इतना आगे तक आके इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा होता मैं। समर्थन कर देखिए इस बात को मैं आज बोलता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही अल्ताफ साहब, ये बात को मैं सल्यूट करता हूँ MM शेख साहब को, जो कांग्रेस के थे, लेकिन जिस वक्त उनको समझ में आ गया था कि इम्तियाज जलील साहब की सीट निकल रही है, वो MM शेख साहब ने, आपको पता होगा अंदर की बातें मत बोलने लगाई आप, उन्होंने सीधा सीधा पहचान लिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो सीट निकलने वाली है उसको आगे बढ़ाती जाइए। ये होती है लीडरशिप और ये होती है क्वालिटी और ये होती है क्वालिफिकेशन। अच्छा, इस तरीके की वार्ड रचना हुई है, मनपा की जो वार्ड रचना हुई, उसको क्या ध्यान में रखते हैं आप? देखिए मनपा की वार्ड रचना जो हुई एक हद तक वो मतलब ठीक ठाक कहेंगे, अच्छी नहीं हुई, लेकिन इससे और बेहतर हो सकती थी अगर वो लोग जो क्राइटेरिया दिया हुआ है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पूरे उतरते थे वो। तो वो मैं समझता हूं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया कि मुस्लिम सीट 5 से 6 और बढ़ने जा रही है, तो उन्होंने वहां पे गलती की। उन्होंने जो है तो कानून के खिलाफ काम किया है, जो उनको बंदिशें बताई गई थी उसको भी उल्लंघन कर उन्होंने उधर गया है। उसके ऊपर कहीं कहीं जहां जहां भी जरूरत है हम लोग ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। उन्होंने किया ऐसा साहब कि आप मेरा वार्ड लीजिए। आपका वार्ड का तो कोई वो ही नहीं रखा उन्होंने, 4,500-5 हजार वोट तो ऑलरेडी उन्होंने निकाल दिया आपके पास। उनकी बदतमीजी ये है, मैं समझता हूं कि एक नेचुरल बाउंड्री एक फसील है, फसील के अंदर मेरा वार्ड आता है, तो उन्होंने रशीदपुरे को जो है तो 7 नंबर जो प्रभाग बना है जो कि रेणुका माता मंदिर तक जाता है वहां जोड़ा। अब रशीदपुरे में वहां का नगर सेवक आके क्या काम करेगा साहब? पता ही नहीं है कौन इधर रहता है, क्या है। दूसरी बात, मेरे बाजू में एक वार्ड है 2 नंबर, वो जोन को उन्होंने रखा 37,900 कुछ समथिंग, 38,000 पकड़ लीजिए, और उससे लगकर मेरा ये जो जोन बोल रहे हैं आप, ये रखे उन्होंने 46,000 का। और इसको आप देखेंगे तो ये जो रशीदपुरे से खींचकर लेकर गए तो स्लाटर हाउस कम से कम 7 किलोमीटर से ज्यादा पकड़ सकते हैं आप। बरोबर, 7 किलोमीटर को कोई प्रभाग हो सकता क्या? दूसरी बात, जहां पे डाट बस्ती है, एकदम गुंजान आबादी है, तो लिखा हुआ है उनके रूल्स रेगुलेशन के अंदर कि उसको आप 2 टुकड़े नहीं कर सकते। अच्छा, एक ही साथ रहने देना, एक साथ रखना है उनको। एक तो रशीदपुरा डाट बस्ती है, एकदम गुंजान आबादी है, तो 2 टुकड़े कर दिए, अबू बकर मस्जिद को इधर कर दिए, सामने की पूरा मजनू हिल तक जो है तो उधर लेके जा रही। दूसरा एक बस्ती है, दलित बस्ती है उधर की, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, वो एकदम डाट है, एकदम पूरी मिला हुआ स्क्वायर में बनी हुई है। आप देखिए उसको स्क्वायर में 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने। तो ये किसके बोलने पे हुआ? तो मैं समझ सकता हूं कि ये सत्ताधारियों के बोलने के ऊपर मैंने इसीलिए इलेक्शन ऑफिसर को फोन लगाया था कि भाई ये जो बीजेपी के ऑफिस से जो नक्शा आया आपका, आपने जो डिक्लेयर किए, तो ये इसके अंदर कुछ गलतियां हैं। तो बोले बीजेपी की नहीं साहब, हमारे ऑफिस से हुआ। तो बोला आप ग्राउंड पे उतरे थे क्या? ग्राउंड पे उतरे होंगे तो आपको मैं लाना चाहता यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को ऑफिस पे बुलाया, डिस्कशन किया और उन्होंने बोला आप ऑब्जेक्शन डालिए, आपका जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, इसके ऊपर हम जरूर गौर करेंगे। इस बार कितने सीटें लगभग लड़ाई की है मैम? देखिए सीटें लड़ाने का डिसीजन जो है तो इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब लेंगे, उसके अंदर अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 26 चुनकर आए थे, लड़ाए तो ज्यादा थे। लेकिन इंशाल्लाह ये बारी को दलितों का, मुसलमानों का और कई हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी है जो मजलिस से लड़ने में इंटरेस्टेड है हमारे पास में। अदर कास्ट के लोग, अदर कास्ट के भी है। इससे पहले भी हमारे पास आमदार भी लड़े, मराठा समाज ने लड़ा, बंजारी समाज ने लड़ा, एससी समाज ने लड़ा है। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। मजलिस को लोग कुछ बोलते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ही है जो डॉक्टर बाबा साहब के संविधान पे चलने पे सबसे ज्यादा फेथ रखती है। एक आखिरी सवाल, दोस्त कब मिल रहे? देखिए नियतें साफ होंगी तो हो सकता है अल्लाह ताला जरूर मिलाएगा। मगर आपकी तरफ से आप तैयार? नहीं, देखिए तैयार होने का ये है कि इतना बड़ा, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आवाम से माफी मांगना चाहिए साहब।
क्योंकि आवाम का जिन्होंने दिल दुखाए ना, आपकी तरफ से, लेकिन आवाम से दुखाए हुए हैं। आपकी तरफ से जब आवाम माफ करेंगे तो हम माफ करेंगे। नहीं, आपकी तरफ से तो क्लियर है, लेकिन ये सब बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं, इसका कोई जवाब नहीं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएंगी, यकीन ना मानिए, बहुत दूर तक जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे अंदर छुपा के रखी है और उसको यहीं रहने दिया जाए तो बेहतर है। ठीक, ये थे नासिर सिद्दीकी साहब। जैसे इनका ये मानना है कि मनपा का जो एक मैप आया है वो कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ है। दूसरी चीज, इन्होंने जिस तरीके से इनकी कार्रवाई सुनाई है, कहां से स्टार्ट किया, कैसा इलेक्शन जीता, और दोस्त को लेकर तो बड़े निशाने इन्होंने साधे हैं। उसके अलावा नासिर सिद्दीकी साहब से बात करके एक चीज पता चली है कि 2 मरतबा इनको विधानसभा का टिकट दिया गया। एक चीज इनके अंदर मुझे सबसे अच्छी लगी कि हारने के बावजूद भी, जैसे इन्होंने कहा कि मैं डट के खड़ा रहा, 70,000 वोट पहली दफा मिले, दूसरी मर्तबा 80,000 वोट लगभग इनको मिले। इनका यह मानना था कि जनता ने जो वोट हमें दिए हैं वो वोटों के बलबूते पर हम जनता के काम करते हैं। अब नासिर सिद्दीकी साहब का ये जो है कि मैं पूरे शहर में, मेरे सिर्फ वार्ड में नहीं, वार्ड के अलावा पूरे शहर में जिस तरीके से मैंने काम किए, काम की बुनियाद पर इनको वोट मिले हैं। और एक बात इनसे बातचीत पता चली है कि अदर कास्ट के लोग, यानी कि मराठा समाज, दलित समाज और समाज के लोग इलेक्शन लड़ने एमआईएम पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, यानी कि एमआईएम से जुड़ना चाहते हैं। अब आने वाले वक्तों में देखना है क्या होगा, कौन सी पार्टी अपना महापुर बनाएगी और कौन मनपा पे अपना झंडा लहराएगी। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।